हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बिहार बोर्ड का जो चैप्टर का नाम है नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, जिसके जो राइटर है जयप्रकाश नारायण जी हैं। तो आज इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी इसका हिंदी समरी होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जयप्रकाश नारायण जिनका जन्म होता है 1902 में और इनकी मृत्यु होती है 1979 में, जिसे लोक नायक भी कहा जाता है। आधुनिक भारत के सबसे प्रमुख नेताओं और विचारकों में से एक थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख भूमिका निभाई। देश को आज़ादी मिलने के बाद भी उनका संघर्ष जारी रहा। उन्होंने समाजवादी और सर्वोदय आंदोलनों में एक प्रमुख भूमिका निभाई और अंत में नागरिक स्वतंत्रता के दमन के खिलाफ आंदोलन 1974 से 1977 में लोकप्रिय रूप में जेपी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण के इस उदाहरण में चयनित कार्य खंड 2 जेपी विभिन्न समयों पर राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बदले अर्थों, राष्ट्र और राष्ट्रीयता का अर्थ राज्य की परिस्थितियाँ और समाज की संरचना पर बहुत अधिक निर्भर करती है। हालांकि अंतिम विश्लेषण में इसका अर्थ है कि निम्न वर्गों जनता को साम्राज्यवाद से लड़ना चाहिए ताकि वे अपनी स्वतंत्रता को शोषण से सुरक्षित न कर सके, बल्कि पूंजीपति वर्ग और जमींदारों को सिंहासन पर बैठा सके, जो स्वयं इस लड़ाई में भाग नहीं लेते। शाही सत्ता के स्थान पर जन चेतना की कीमत पर ही एकता कायम रखी जा सकती है। आइए हम अपने राष्ट्रीय इतिहास की दो उल्लेखनीय घटनाओं की तुलना करें। 1887 और 1885 केवल 28 वर्ष की ही थे। इन्होंने उन दो घटनाओं को अलग किया। फिर उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण 1857 में एक अविश्वसनीय परिवर्तन किया, जिसमें संप्रभु शक्ति के लिए एक खुला और सशक्त संघर्ष देखा गया। 1885 में विनम्र याचिका का एक अधिवेशन आया। संप्रभु शक्ति के संघर्ष से लेकर शाही आयोग के लिए प्रार्थना करने एक महान परिवर्तन का प्रतीक है। फिर भी बाद वाले को भारत की मांगों के निर्माण की शुरुआत में कहा गया। हालांकि मगर 1857 और 1885 दोनों ने राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रतिनिधित्व किया। तो यह स्पष्ट है कि राष्ट्रवाद का मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें हैं। अंतर न केवल इसके उद्देश्यों में बल्कि इसकी मानवीय सामग्री में भी निहित है। 1857 में समांती सरदार और उनके सैनिक राष्ट्रवादी थे। 1885 में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के कैडर सहित मध्य वर्ग से बेहतर सरकारें निकाली गई। ये तथ्य राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता की समस्या पर प्रकाश डालते हैं। न तो 1857 में लड़ने वाले समांती सरदारों और न ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना करने वाले बाबुओं ने पूरे देश को शामिल किया और इसके भीतर सभी वर्गों और समूहों के लिए खड़े हुए। 1885 में किसानों के लिए कैंसिलों में सीटों की मांग और अंग्रेजी शिक्षकों के लिए अधिक नौकरियों की मांग के लिए बाबुओं के साथ एकजुट होना हाथ से पर्द होता। शायद अब भी यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि किसान को छोड़कर एक अपरिभाषित स्वराज और मातृभूमि नामक एक रहस्यमय प्रयोग के लिए फिर से बाबू के साथ एकजुट होने के लिए केवल थोड़ा कम रहस्य। 1857 और 1885। 1857 तथाकथित सिपाही विद्रोह का वर्ष था, हम सभी जानते हैं, और 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म वर्ष था। मैंने ऊपर कहा है कि राष्ट्रवाद अपने आधुनिक अर्थों में एक हालिया विकास है और राष्ट्र पूंजीवाद के राज्यों के साथ विकसित हुआ। राष्ट्र के मनोवैज्ञानिक समकक्ष, हालांकि राजनीतिक संस्थानों के अर्थ में अपने राजाओं के प्रति पुरुषों की वफादारी और अपने शहर के लिए ग्रीक की भक्ति का केंद्र बनाया जा रहा है। मैं यहाँ राष्ट्रवाद शब्द का व्यापक अर्थ में उपयोग कर रहा हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक राष्ट्र का अर्थ वास्तव में संपूर्ण राष्ट्र नहीं है और ना ही राष्ट्रवाद में सभी वर्गों और समूहों के हित शामिल हैं। अलग अलग समय अलग अलग राष्ट्र का निर्माण करते हैं और राष्ट्रवाद को अभिव्यक्ति देते हैं। एक निश्चित समय में कौन सा वर्ग या समूह इस भूमिका को निभाएगा, यह इतिहास की परिस्थितियों और समाज की संरचना पर निर्भर करता है। अक्सर ऐसा हो सकता है कि वर्तमान का तथाकथित राष्ट्रीय हित वास्तव में बहुसंख्यक लोगों के वास्तविक हितों के विरुद्ध है। जब ग्रेट ब्रिटेन में 1931 के आम चुनाव में खतरे में राष्ट्र का रोना उठाया गया तो वास्तव में इसका उद्देश्य लोगों को अपने शोषण और आर्थिक बंधन के लिए खड़े होकर अस्थायी या ब्रिटिश पूंजीवाद के लिए योग करने के लिए भगदड़ मचाना था।
हालांकि राष्ट्र के बारे में कुछ अविभाजित और संपूर्ण के रूप में बात करना वर्ग प्रचार का शिकार होना। भारतीय राष्ट्र राजकुमारों, उद्योगपतियों, बैंकरों, व्यापारियों, किसानों, मजदूरों आदि से बना है। राष्ट्रवाद का मतलब इन सभी वर्गों के लिए समान नहीं है। उनमें से एक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता के समान नहीं है। न कि आज़ादी के लिए जिस तरह से लड़ेंगे वह सभी के लिए समान है। चलो राजकुमारों को लेते हैं। इनकी स्वतंत्रता का अर्थ है पूर्ण संप्रभुता, जो केवल युद्ध के मैदान में ही जीती जा सकती। लेकिन 1857 से कौन सा राजकुमार अपनी संप्रभुता के लिए युद्ध करने की स्थिति में है? यह स्पष्ट है कि राजकुमारों को अस्थायी रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जागीरदार बने रहना चाहिए। यह स्वाभाविक रूप से उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ उस सीमा तक ले जाता है जहां तक वह उस साम्राज्यवाद का विरोध करता है। यह राष्ट्रीय एकता में पहला उल्लंघन है। जैसा कि सर्वविदित है, भारत के जमींदार मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्यवाद की देन है। बड़े जमींदार हमेशा साम्राज्यवाद के साथ मजबूती से खड़े हो रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में इसके सबसे मजबूत सहारा रहे हैं। इन लोगों के लिए राष्ट्रवाद का कोई मतलब नहीं है। उच्च सेवाओं में नौकरियों को छोड़कर अगर कोई राजनीतिक राष्ट्रवादी ताकतों की ताकत इकट्ठा करने के कारण भारतीयों को सत्ता दी जानी है, फिर ऐसी शक्ति का संतुलन व स्वयं और साम्राज्यवाद का विरोध करने, यहाँ तक कि आंदोलन करने में रुचि नहीं रखते। राजनीति में उनका प्रवेश केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि उनके हितों को भारतीय हाथों में हस्तांतरित किसी भी सत्ता के कारण नुकसान न हो। कम से कम राजनीतिक समझ या अनुभव वाला कोई भी जमींदार के साथ एकता की बात नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीय एकता में दूसरा उल्लंघन है। अब आगे उद्योगपतियों को लेते हैं। उनके लिए राष्ट्रवाद का अर्थ है देश के संसाधनों, पुरुषों और सामग्रियों का दोहन करने और अपने भाग्य का निर्माण करने की पूर्ण स्वतंत्रता। जैसा कि कहा जाता है, देश को विकसित करने के लिए, ऐसा करने के लिए उन्हें राज्य पर बहुत अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिससे अंततः एक बार में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। लेकिन चूंकि यह सुरक्षित करने के लिए बहुत जोखिम भरा है, इसलिए वे इस तरह के नियंत्रण की क्रमिक रियायतों से संतुष्ट होंगे, यानी सुधार आएंगे। भारतीय औद्योगिक वर्ग साम्राज्यवाद के तत्वावधान में बड़ा हुआ और आर्थिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से उसकी दया पर है। उसके पास कोई अन्य विदेशी समर्थन नहीं है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आयारिश पूंजीपति वर्ग के पास था। भारत में इसके विकास से लोगों को इतना लाभ नहीं हुआ, न ही इसके देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर अपने प्रभाव को इतना महसूस किया। यह अपने लिए उत्साह और समर्थन को जगाने में इकट्ठा करने के लिए है। इसके परिणाम इस वर्ग की साम्राज्यवाद और विरोध करने में असमर्थता है। सबसे अच्छा, यह उस पर दबाव डाल सकता है, लेकिन इतना दबाव होने पर भी यह एक वर्ग के रूप में काम नहीं कर पाता। साम्राज्यवाद पर दबाव डालने का एकमात्र तरीका यह है कि अन्य वर्गों को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाए। गुप्त रूप से कम दांव लगाकर उनकी मदद की जाए। यह मदद वापस ले ली जाएगी यदि दबाव का उद्देश्य उनके वर्ग के हितों के मांग के अलावा कोई और है। इस प्रकार सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय उद्योगपति साम्राज्यवाद का विरोध करने में स्वयं असमर्थ है। दूसरे कि वे आर्थिक विकास की सुविधाओं से संतुष्ट होंगे और तीसरा, वे राष्ट्रवाद का समर्थन तभी करेंगे जब उसका लक्ष्य उसकी सत्ता की गद्दी पर बैठना हो। यहाँ राष्ट्रीय एकता में तीसरा उल्लंघन। अब हम किसानों को ही ले। भारत किसानों की भूमि है। यदि भारतीय राष्ट्रवाद का कोई अर्थ है तो उसका अर्थ किसानों की स्वतंत्रता होना चाहिए। वह स्वतंत्रता क्या है? सबसे बढ़कर यह शोषण से मुक्ति है, भले ही वह शोषण एक भूरी एवं गोरी त्वचा का किया गया हो। इसके अलावा यह देश की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को अपने हितों के अनुसार आकार देने का अवसर है। संक्षेप में यह एक किसान राज्य है। जहाँ तक संघर्ष के तरीके का सवाल है, किसानों को हमेशा से एक ही तरीका पता रहा है, प्रत्यक्ष कार्रवाई। हालांकि इस तरह की कार्रवाई विदेश उत्पीड़क के लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी कि देश के लिए। इसलिए यह आवश्यक है कि किसानों के हित में अपने आर्थिक और राजनीतिक भाग के प्रति जागरूक ना हो। दूसरे शब्दों में, किसान जागरूक होते ही राष्ट्रीय एकता टूट जाती है। यहाँ एकता में और उल्लंघन है। इसी तरह कार्यकर्ताओं के साथ श्रमिकों की स्वतंत्रता का अर्थ है उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व द्वारा मजदूरी गुलामी से मुक्ति। किसानों की तरह मजदूरों का हथियार भी सीधी कार्रवाई है और उन्हें भी वर्ग चेतना नहीं बनना चाहिए ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रह सके। एक वर्ग जागरूक मजदूर वर्ग का अर्थ है राष्ट्रीय एकता का टूटना। यहाँ एक और उल्लंघन है। उपरोक्त विश्लेषण से पता चला है कि राष्ट्रीय एकता जैसी कोई चीज़ नहीं है जिसे समाजवादी नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्र के भीतर सभी वर्गों के लिए राष्ट्रवाद का एक ही अर्थ नहीं है। इसे केवल विदेशी इनक्यूब्स को उखाड़ फेंकने के रूप में व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। उनके स्वभाव कुछ वर्ग इनक्यूब्स के लिए है जो विरोध करते हैं और उनमें से कुछ
उसका विरोध करने में असमर्थ होते हैं, और जो ऐसा करने की स्थिति में होते हैं उन्हें मौलिक हित सीधे पहल के हितों के विपरीत होते हैं। विश्लेषण से आगे पता चलता है कि राष्ट्रीय एकता का वास्तव में मतलब है निम्न वर्ग जनता को साम्राज्यवाद से लड़ना चाहिए, ताकि वो अपनी स्वतंत्रता को शोषण से सुरक्षित न कर सके, बल्कि पूंजीपति वर्ग और जमींदारों को सिंहासन पर बैठा सके, जो स्वयं भाग नहीं लेते। उस लड़ाई में शाही सत्ता के स्थान पर जन चेतना की कीमत ही एक एकता को कायम रखा जा सकता है। तो ये रहा हम लोग का हिंदी सारांश, नेशनल यूनिटी, नेशन एंड नेशनलिज्म। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।